सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनी हो, क्या वो एक पूरे देश पर कब्जा कर सकती है? सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर इतिहास में एक बार ठीक ऐसा ही हुआ था। ये कहानी है एक व्यापारिक कंपनी की जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो बात शुरू होती है 1686 से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोश जोश में उस वक्त के मुगल बादशाह औरंगजेब से पंगा ले लिया और ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। मुगल साम्राज्य की विशाल सेना के सामने कंपनी के मुट्ठी भर सैनिक कहाँ टिकने वाले थे। उन्हें बुरी तरह कुचल दिया गया। हालत इतनी खराब हो गई कि कंपनी के गवर्नर को बादशाह औरंगजेब के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाना पड़ा। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। इस जबरदस्त हार के ठीक सिर्फ 150 साल बाद वही कंपनी जिसने घुटने टेक दिए थे, अब लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज कर रही थी। ये इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले कमबैक्स में से एक था। तो सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो इतनी ताकतवर कैसे बन गई कि उसने एक पूरे उपमहाद्वीप को ही अपने कब्जे में ले लिया? चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की सरकार नहीं थी। नहीं, वो तो एक प्राइवेट कंपनी थी, जैसे आज की कोई भी बड़ी कंपनी होती है, और उसका मकसद भी एक ही था, पैसा कमाना। ये कंपनी बनी थी साल 1600 में। कुछ 125 व्यापारियों ने मिलकर इसे शुरू किया। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, मतलब सबने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया। कुल मिलाकर करीब 70,000 पाउंड। और इनका प्लान क्या था? मसालों का व्यापार। जी हाँ, वही मसाले जो उस जमाने में सोने चांदी से कम नहीं थे। पर इनका पहला बड़ा मिशन ही फ्लॉप हो गया। ये पहुंचे इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर, लेकिन वहां पहले से ही डच कंपनी का दबदबा था। डच लोग इनसे कई ज्यादा अमीर और ताकतवर थे, तो उन्होंने अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। अब बेचारे के पास कोई चारा नहीं बचा, तो उन्होंने अपना रुख भारत की तरफ किया। अब भारत में सीन बिल्कुल अलग था। यहाँ मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। कंपनी को ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो मुगलों से सीधे सीधे तो लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, बातचीत का, व्यापार का। लेकिन ये कोई आम ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। जैसा कि एक सोर्स बताता है, ये एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास जमीन पर कब्जा करने और यहाँ तक कि जंग छेड़ने की ताकत थी। जरा सोचिए, आज की दुनिया में क्या किसी कंपनी के पास ऐसी पावर हो सकती है? और ये कोई मजाक नहीं था, सच में। 1670 के आसपास इंग्लैंड के राजा ने कंपनी को एक खास परमिट दिया, एक रॉयल चार्टर, और इस चार्टर ने तो कंपनी को लगभग एक देश जितनी ताकत दे दी। वो अपनी जमीनें खरीद सकते थे, किसी से भी जंग लड़ सकते थे, अपने खुद के सिक्के बना सकते थे, और सबसे बड़ी बात, अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी रख सकते थे। इस बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल है ना? तो चलिए इसे आज के ज़माने से जोड़कर देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आज कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी है और उसके पास अपनी खुद की आर्मी है, अपनी अदालतें हैं, अपने कानून हैं। सुनने में ये अजीब लगता है। उस ज़माने में भी ये उतना ही या शायद उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। तो कंपनी के पास ये अनोखी ताकत तो थी, पर उन्हें बड़ा मौका अपनी वजह से नहीं मिला, बल्कि उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी मुगल साम्राज्य की कमजोरी की वजह से मिला। देखिए, हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और उनके जाते ही मुगल साम्राज्य, जो इतना मजबूत था, वो बिखरने लगा। गद्दी के लिए घर में ही लड़ाई शुरू हो गई। फिर 1739 में ईरान से नादिर शाह आया और दिल्ली को लूट कर चला गया। उसके बाद अफगानों ने हमले शुरू कर दिए और उधर मराठा साम्राज्य भी मुगलों को कड़ी टक्कर दे रहा था। मतलब चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल था। एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का खालीपन बन गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी खालीपन को भरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। और इसी पावर वैक्यूम का फायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना खेल शुरू किया, और इसकी शुरुआत हुई बंगाल से। यही वो जगह थी जहां कंपनी ने व्यापारी का चोला उतारकर एक विजेता का रूप लेना शुरू किया। और इस सब की जड़ में था एक छोटा सा ट्रेड परमिट। इस परमिट का नाम था दस्तक। इससे कंपनी को बिना टैक्स दिए सामान लाने ले जाने की छूट थी। लेकिन कंपनी के अफसर बड़े चालाक थे। वो इस दस्तक का इस्तेमाल अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी करने लगे। इससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को भारी नुकसान हो रहा था।
उनका खजाना खाली होता जा रहा था और यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। अब यह कंपनी ने जो किया वो किसी कॉरपोरेट टेकओवर से कम नहीं था। आप आज के ज़माने के किसी कॉरपोरेट रीडर को ये प्लान बताएंगे तो वो भी तारीफ करेगा। स्टेप 1, नवाब की सेना में ही एक नाराज कमांडर मीर जाफर को ढूंढो। स्टेप 2, उससे सीक्रेट डील करो कि तुम्हें नवाब बना देंगे। स्टेप 3, 1757 की प्लासी की लड़ाई में अपनी छोटी मगर ट्रेंड आर्मी से नवाब की बड़ी सेना को हरा दो। और स्टेप 4, मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दो, जो अब कंपनी की कठपुतली बनके रहेगा। लेकिन कठपुतलियां भी कभी-कभी अपने धागे तोड़ने की कोशिश करती हैं। जब मीर जाफर और उसके बाद के नवाबों ने थोड़ी आनाकानी शुरू की तो कंपनी ने ये नाटक ही खत्म कर दिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और उसके बाद कंपनी ने सीधे सीधे दीवानी राइट्स अपने हाथ में ले लिए। इसका मतलब बंगाल का पूरा टैक्स अब कंपनी वसूलेगी। एक तरह से कहा जाए तो वो अब बंगाल के असली राजा बन चुके थे। अब सोचिए, बंगाल उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबा था। उसकी सारी दौलत अब कंपनी के हाथ में थी और इस पैसे के दम पर उनके पास पूरे भारत पर कब्जा करने का एक ब्लूप्रिंट और जबरदस्त फंडिंग दोनों आ चुके थे। इनका पहला हथियार था सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। ये एक बहुत ही शातिर और सीधी भाषा में कहें तो एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। देसी राजाओं से कहा जाता था कि अपनी सेना भंग कर दो, तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे और इस सुरक्षा के बदले में हमें मोटी रकम दो। और अगर कोई राजा पैसे नहीं दे पाता तो कंपनी उसके राज का एक टुकड़ा हड़प लेती थी। इनका दूसरा हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कानून और भी सीधा था। अगर किसी भारतीय राजा की मौत हो जाती और उसका कोई बेटा नहीं होता तो उसका राज सीधे सीधे कंपनी का हो जाता था। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाता था। ये नीति बहुत विवादों में रही, लेकिन इसी के बहाने कंपनी ने झांसी, नागपुर और अवध जैसे बड़े बड़े राज्यों को निगल लिया। और ये ब्लूप्रिंट ये इतना कामयाब रहा कि 1818 आते आते भारतीय उपमहाद्वीप की 88% आबादी पर इस प्राइवेट कंपनी का राज था। सोचिए, 88%। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो आज तक किसी कंपनी ने हासिल नहीं की। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चीज का एक अंत होता है। कंपनी का ये बेमिसाल राज भी हमेशा के लिए नहीं था और इसका अंत भी उतना ही नाटकीय हुआ जितनी इसकी शुरुआत थी। 1857 में हुआ भारतीय विद्रोह वो टर्निंग पॉइंट था। इस विद्रोह की आग इतनी फैली कि कंपनी का राज लगभग जलकर खाक हो गया। ये बहुत बड़ा और खूनी संघर्ष था जिसने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें आखिरकार बीच में आना पड़ा। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को साइडलाइन किया और भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया। यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई और वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे 1874 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो चेतावनी भी देता है और सोचने पे मजबूर भी करता है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर 200 साल पहले एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकती थी, तो आज के इस दौर में कॉर्पोरेट पावर की असली हदें क्या हैं?